नमस्कार दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें हम आज बात करेंगे 30 नवंबर से 6 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की। जैसे मैं पहले भी कई बार ये बात आपको कह चुका हूँ कि हम ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं इसका उद्देश्य केवल न्यूज़पेपर में आ रही हेडिंग्स ही नहीं है, बल्कि करंट को कैसे सब्जेक्ट के साथ जो है वो जोड़कर पढ़ा जाए और कैसे करंट से लगभग 50% हमारा सब्जेक्ट कवर हो जाए, इस बात को भी जो अगर कहा जाए फोकस करना जो है वो इसका उद्देश्य है वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे एक आपको इसमें प्लेलिस्ट की लिंक आएगी, उसमें बाकी पहले के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको मिल सकते हैं अगर आप पहली बार अगर कहा जाए विजिट कर रहे हैं इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन जो है वो अब यहाँ से हम, अब पहला क्वेश्चन देखने में बड़ा सरल सा लग रहा है लेकिन इसके नज़रिए तक थोड़ा जाना पड़ेगा। अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि फेंगल नाम का साइक्लोन आया था, उसी से हमने क्वेश्चन बनाया है। फेंगल यानी चक्रवात फेंगल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना। फेंगल इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, बिल्कुल सही है। भारत में जितने भी साइक्लोन आते हैं वो जो है वो ट्रॉपिकल ही होंगे, ये पहली चीज। और दूसरे जो अगर कहा जाए वो एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ये दूसरी चीज। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आंख बंद करके निशान लगाइए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो अगर कहा जाए आएंगे भारत के अंदर, और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, अगर आपने कभी साइक्लोन वगैरह पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा साइक्लोन की डायरेक्शन होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चूंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो यहाँ साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर में होते तो यहाँ क्लॉकवाइज चलते वहां पे। दूसरा, फेंगल चक्रवात जो है वो 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक सक्रिय था। एग्जैक्टली फेंगल जो है अगर कहा जाए कि एक्टिव हो चुका था, 25 नवंबर को बन चुका था। हमारे यहाँ असर उसका हुआ 30 नवंबर के आसपास, है ना। तो ये आप ऐसे मत समझिएगा कि हमने तो जनरली जो अगर कहा जाए कि 30 नवंबर ही पड़ा। 30 नवंबर पे ये हमारे यहाँ आ चुका था, यानी इंडिया में जो है अगर कहा जाए 30 नवंबर को पहुंच चुका था, ऐसे समझ लें। तो ये तो टाइम था उसका कि भाई किस समय से किस समय तक जो फॉर्म हुआ, कैसे जो अगर कहा जाए बढ़ा। और साउदर्न स्टेट तमिलनाडु वॉज मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन फेंगल। निश्चित रूप से यही प्रश्न इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि जब साइक्लोन फेंगल जो है वो आया तो दक्षिण के कई सारे राज्य, इसका मेन जो इफेक्ट था वो कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु था। ज्यादातर कैजुअलिटी और ज्यादातर जो मतलब अगर कहा जाए आर्थिक नुकसान हुआ वो तमिलनाडु राज्य को हुआ। इसके अलावा हल्का फुल्का केरल से मूव करते हुए बढ़ गया, तो केरल को कोई इसमें नुकसान भी नहीं हुआ और केरल से पर इसको ज्यादा लिंक भी नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसके पीछे कारण आपने देखा होगा कि केरल के चीफ मिनिस्टर ने, सॉरी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा कि अच्छा खासा आप हमको अमाउंट सैंक्शन कर दो, डिजास्टर इसको डिक्लेयर कर दो। बहुत सारी जो अगर कहा जाए बातें रही उसमें। चौथा है कि भारत के अलावा दक्षिण एशियाई देश बांग्लादेश, म्यांमार फेंगल चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित रहे, जो गलत है। बांग्लादेश तक तो ये पहुंचे ही नहीं। ये एग्जैक्टली इंडोनेशिया के आसपास से बना और फिर जो है वो अगर कहा जाए श्रीलंका से आगे बढ़ते हुए इंडिया पहुंचा। तो अगर इसके प्रभावित होने की बात करें तो इंडोनेशिया इसमें माना जा सकता है, श्रीलंका इसमें माना जा सकता है, पर बांग्लादेश म्यांमार में इसमें नहीं माना जा सकता। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हमेशा साइक्लोन में तीन तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो भारत के रिस्पेक्ट में पहला प्रश्न तो ये आएगा कि वो एक ऑर्डर पूछ लेगा कि भाई ये जैसे 2024 में कहाँ कहाँ साइक्लोन आए। दूसरा कि भाई ये कौन कौन सी कंट्री है जिसमें ये इसका इफेक्ट पड़ा, वो भी क्वेश्चन जो है वो कई बार जो है वो पूछ लेता, और भारत के जो है वो स्टेट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन गलत हुआ यहाँ पर। अब इसमें आप देखिएगा मैंने दो जो है वो इसके अंदर पोस्ट लगाई। एक आपको आज तक की दिख रही है, दिख रहा है कि चक्रवात फिंगल का कहर तमिलनाडु के तिरुवन्नामलई में हुआ भूस्खलन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इन राज्यों में जारी की भारी बारिश का अलर्ट। तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, तेलंगाना, आंध्रा, इनमें भारी बारिश हो सकती है। उसका कारण ये है कि जब साइक्लोन आगे बढ़ेगा, केरल में भी जो नॉर्दर्न केरल वाला बेल्ट है वहाँ हल्की फुल्की जो है अगर बारिश हुई थी, इससे बहुत कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। इनमें ज्यादातर इसका इम्पैक्ट पड़ा तमिलनाडु राज्य के अंदर, ये पहला। दूसरा जो क्वेश्चन इस साल एमपीपीएससी पूछ सकती है या यूपीएससी पूछ सकती है या जो भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं वो पूछ सकती है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक्चुअल क्या है, इस साल 4 साइक्लोन आए और चारों चर्चित रहे अभी तक की स्थिति में, मतलब बड़े साइक्लोन की अगर बात करें तो वो आपसे एक ऑर्डर पूछ सकती है। जैसे आपको दे दिया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आपसे पूछ लिया कि असाना है, रेमल है, दाना है, फेंगल है, इन इन साइक्लोन को एक ऑर्डर में जमा। तब जो है वो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हमको याद तो रहते हैं कि असाना आया था, रेमल आया था, दाना आया था, फेंगल आया था। तो आपको दिख रहा है कि ये मई में आया रेमल,
फिर उसके बाद दिख रहा है असाना जो अगर कहा जाए अगस्त में आया। फिर उसके बाद दिख रहा है कि दाना जो है वो अक्टूबर में आया। फिर दिख रहा है कि फेंगल भारत में जो है 30 नवंबर को एंटर हुआ। तो आप कॉपी में कोशिश करिए कि एक ऑर्डर में ही इनको लिखें। हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप अगर पहले से ही सीक्वेंस में जमा के लिख लेंगे या पहले से ही सीक्वेंस में तैयार कर लेंगे, तो एग्जाम हॉल में आपको जो आपका दिमाग समझने के लिए कोशिश करता है उसकी आपकी मेहनत कम हो जाएगी। ये ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हमने लिस्ट बना ली, तो लिस्ट बना के अलग अलग लिख लिए ऊपर नीचे कहीं भी। अब उस लिस्ट को अगर हम एक ऑर्डर में जमाएं कि भाई ये जो है वो जनवरी से दिसंबर तक आए हुए साइक्लोनों की एक लिस्ट बना ली, तो हमारे वहां रहेगा कि यार ये हमने इस क्रम में देखा था, सबसे पहले वाला ये आया, सबसे आखिरी में आया, तो एलिमिनेट करने में दिक्कत नहीं होती क्वेश्चन। ये एक बेनिफिट हमको जो है वो हमेशा मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। शायद इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि पूछ ले, अब वो क्या पूछेगा वो उसके ऊपर देखने वाली बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे जो है वो क्या कहता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज्यादा मेहनत वाला नहीं है। हाल ही में चर्चा में रहे अन्न चक्र का संबंध निम्नलिखित में से किस एक के साथ। ऑलमोस्ट हर स्टेट के एग्जाम में फूड सिक्योरिटी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स को सिलेबस में रखा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएससी हो, एमपीपीएससी हो, इनमें अपने को ये चीज देखने को मिलती है। तो अभी अन्न चक्र का संबंध किससे है, तो आंसर तो है इसका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, यानी पीडीएस सिस्टम से जुड़ा हुआ है। पहले अपन समझे इसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखिए, अनाज जो किसान अनाज पैदा करता है उस अनाज को कोऑपरेटिव सोसाइटी से होते हुए ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तक जाता है ना। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका बफर स्टॉक रखता है, और वहां से फिर आम आदमी को जिसको इसकी नीड है उस तक ये वापस जो है अगर कहा जाए पहुंचाया जाता है। ये कहलाता है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आता है। फेयर प्राइस शॉप में हमको मिलता है, जिनको हम उचित मूल्य की दुकान कहते हैं। अब ये पूरा जो सिस्टम है, इसमें जो अगर कहा जाए कैसे हम इसको इस मैकेनिज्म को मैनेज करें, तो उसके लिए आपको यहाँ दो चीजें दिख रही हैं। पहला के लिखा है श्री प्रहलाद जोशी ने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला, मतलब जो उसकी चेन है पूरी की पूरी, के अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र और स्कैन, ठीक है, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसके तहत जो सब्सिडी आपको दी जा रही है उसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए चीजें शुरू शुरू करेंगे। तो स्कैन पोर्टल का संबंध किससे, फूड सिक्योरिटी से। ठीक है, अन्न चक्र का संबंध किससे है, फूड सिक्योरिटी से। दोनों ही फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये आप याद रखिएगा। तो ये आप कभी जैसे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कि वो आपसे यही पूछ ले स्कैन पोर्टल, हो सकता है कि वो आपसे जो है वो अगर कहा जाए अन्न चक्र पूछ ले। दोनों में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर है कि वो क्या क्वेश्चन जो है वो पंच करेगा। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन का। देखो दो तरह के क्वेश्चन है, एक है जिसके ऊपर हमको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव डिस्कशन की जरूरत है, और एक है कि यार वन लाइन फैक्ट से हमारा काम जो है वो चल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन इसलिए है कि जब ये कोई केबीसी में आया तो एक तो दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल में छपा, दूसरा मध्य प्रदेश में सरकार ने भी जो है वो अप्रिशिएट किया कि देखिए हमारा इनिशिएटिव जो है वो केबीसी में भी पूछा जा रहा है, मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, लाइमलाइट हो जाती है चीज, इसलिए ये क्वेश्चन बन सकता है। तो हाल ही में केबीसी में पूछे गए लोकपथ ऐप का संबंध भारत के किस राज्य से, है ना। तो सड़क ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित ऐप है ये मध्य प्रदेश में। और ये प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकसित किए गए एक मोबाइल ऐप लोकपथ का उद्देश्य इनमें से किस से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। स्वास्थ्य देखभाल, विद्यालय, डाकघर और सड़क। अब क्या होता है कि यूं तो हम ये लोकपथ आएगा तो हम समझ अब जाएंगे क्या लोकपथ दिख रहा है तो रोड से ही संबंधित होगा। लेकिन कई बार ये प्रश्न ऐसे ही आ जाता है ना कि लोकपथ ऐप किसने विकसित किया है, मध्य प्रदेश शासन ने, भारत सरकार ने। तो आप अगर इसको देखें, ये मतलब कितना चर्चित हो गया। आप यहाँ पर सिंपल एक कीवर्ड टाइप करें, मध्य प्रदेश लोकपथ ऐप केबीसी। इसको मैं सुधार देता हूँ। अब एक सेकंड पीछे गायब हो गया, एक मिनट अब ये यहाँ से हम चले गए इसको सर्च पर है। तो आप देखिए कितने सारे स्टोरी, अमर उजाला, गुड न्यूज टुडे, ठीक है, नव भारत टाइम, जाने क्या है एमपी का लोकपथ है। केबीसी में नरसिंहपुर के प्रतियोगी से अमिताभ बच्चन ने पूछा। अब आपको ये जो दिख रहा है ना, एक्चुअल क्या हो गया ना, न्यूज ऐसी आने लगी हैं आजकल, और करंट से कनेक्ट होकर यही चीजें आ रही हैं आजकल एग्जाम में। कई बार होता है ना कि जब हम एग्जाम हॉल में जाते हैं हमको लगता है यार कितने क्वेश्चन तैयार करेंगे, ये भी ऐप आ गई वो भी आ गई, अभी ये चर्चा में आ गई।
पूरी चर्चा में रहेगी। ये दिख रहा है कि छा गया एमपी का लोकपथ है, छा गया एमपी का लोकपथ है, जब केबीसी में अमिताभ बच्चन ने पूछा है प्रश्न। केबीसी में पूछा गया मध्य प्रदेश के लोकपथ ऐप के ऊपर सवाल। तो जैसे अगर अपन सपोज अमर उजाला का ही आर्टिकल देखें, तो यहाँ पर ये बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि एक दौर था जब मध्य प्रदेश का नाम सड़कों की बदहाली के लिए। अब ये जो बात आ रही है सड़कों की बदहाली के लिए, और ये जो भी ये बोल रहा था, उससे हमको ये बात समझ पड़ रही है कि निश्चित रूप से अब जो लोकपथ है वो ये बता रही है कि यार हमारी सड़कों के ऊपर हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारी सड़कें बहुत अच्छी हैं। ये सब आंसर्स जो है वो हमको यहाँ से मिलते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो पंच होते हैं एग्जाम में, और कोई कारण नहीं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उलझा हुआ है, इसको समझना ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? नंबर वन, वर्तमान में मध्य प्रदेश में नो टाइगर रिजर्व है। बिल्कुल ये बात सही है। लास्ट थ्री आपको मालूम है, सबसे पहले दुर्गावती आया 2023 सितंबर के बाद है ये लगभग। फिर दुर्गावती के जस्ट बाद अभी रातापानी आया 8वें नंबर का, और रातापानी के बाद फिर जो है वो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आया। ऐसे 9 हो गए टोटल। ठीक है। दूसरा, कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रानी दुर्गावती है। बिल्कुल थी। उसका कारण है कि 3 जिलों की जो अगर कहा जाए सीमाओं से इसका बफर जोन बना हुआ है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। ये भी सही है। जब अगर हम 2022 की बाघ जनगणना का कोई भी पीआईबी पोस्ट देखते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ टाइगर्स, अगर मध्य प्रदेश जो टॉप 10 जो लिस्ट डली है, उनमें अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ का ही जो है वो टाइगर्स की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा मिलेगी। मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको सर्च करके। और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व। एक्चुअल कई जगह मध्य प्रदेश शासन की भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नोवा भी लिखा है, पर टेक्निकली रातापानी 8वां है और माधवगढ़ 9वां है। ये याद रखिएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पहले तो 2 पोस्ट लगा दी। नया कीर्तिमान गढ़ता, देश का दिल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को मिला 8वां टाइगर रिजर्व, रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व घोषित। रायसेन जिले में स्थित रातापानी प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित, ये पहला है। दूसरा भी पोस्ट मध्य प्रदेश का ऑफिशियल आपको दिख रहा होगा 8 टाइगर रिजर्व। यानी ये दोनों जो है अगर कहा जाए, हमें समझा रहे हैं कि रातापानी 8वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। इसके बाद जो अगर कहा जाए आपका आएगा माधव नेशनल पार्क। ये अपने को याद रखना। अब इसमें और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो ध्यान से समझना। पहला, कि चूंकि अब टाइगर रिजर्व में हम नंबर 1 है, हिंदुस्तान में नो टाइगर रिजर्व हमारे पास है, ऑलरेडी हम टाइगर स्टेट है। तो आपको सबसे पहले तो यही पूछेगा, ये जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है ये कौन मैनेज कर रहा है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको मैनेज कर रही है, नंबर 1। क्या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कोई स्टेटूटरी इंस्टीट्यूशन है, यानी वैधानिक निकाय है कि सरकार ने कोई कानून से बनाया? यस। अगर हम टेक्निकली देखें तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था 1972 का, उसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को हमने अमेंड किया, यानी संशोधन किया, और उसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इंट्रोड्यूस किया। जब ये बना, तब से बाघों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि हुई, क्योंकि ये एक्चुअल क्या है कि एक कानूनी प्रक्रिया से बना है, तो इसको राइट्स बहुत ज्यादा हैं। प्रोजेक्ट चीता भी यही देख रहा है नेशनल। तो अब आपको क्या करना है, चूंकि पूरा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास जो टाइगर रिजर्व है, यहां पर हम जाएं, पहले तो हमको रफली ये टाइप करना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए की वेबसाइट पर गई, एनटीसीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम चले गए। अब एनटीसीए ये दिख रहा होगा। पहला तो ये टाइगर रिपोर्ट 2022, इसमें अब टाइगर बढ़ रहे हैं, वो तो खैर अभी अपन अलग से करेंगे डिस्कशन। बट आपके सामने यहाँ 5-6 क्वेश्चन हो गए। नंबर 1, कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 38L ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये पहला याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके ये जोड़ा गया था सेक्शन, ये भी मैं बता दूं। ये जो है अगर कहा जाए इसमें आता है, नंबर 1। दूसरा यहाँ पर दिखा है, ये तो बहुत ध्यान से समझना। द अथॉरिटी कंसिस्ट द मिनिस्ट्री ऑफ चार्ज इन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, 3 मेंबर ऑफ जो है अगर कहा जाए पार्लियामेंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड अदर मेंबर। ये नीचे का याद नहीं रखना है, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंदर आता है, दूसरा। और तीसरा अगर कहा जाए इसके पास क्या है, तो ये प्रोजेक्ट टाइगर इसको देख रहा है, और दूसरा ये प्रोजेक्ट चीता को देख रहा है। यहाँ अगर आप जाओगे तो ये प्रोजेक्ट चीता भी ये मैनेज कर रहा है, और टाइगर रिजर्व को भी ये तो अभी एक आध हफ्ते के बाद जब आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे, अभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व की लिस्ट पे जाओगे तो इसमें बकायदा राजपत्र अधिसूचनाएं मिलती हैं। अगर आपको देखना हो कि भाई कहाँ के कौन से जिले, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट देखना,
कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले, जैसे आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि कान्हा 1973-74, ये उसका पीडीएफ लगा हुआ है। इस पीडीएफ को जब आप देखोगे तो इसमें पूरा पता चलेगा। ये देखिए उस समय का जो पीडीएफ में यहाँ पर, ये जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है उसका कितना क्षेत्र अगर कहा जाए टाइगर रिजर्व में है, मंडला बालाघाट का कौन सा क्षेत्र आ रहा है, क्या है, ये सब मिल जाता। आप सोचोगे मैं क्या सर इतना पढ़ूं, नहीं, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन रफली क्रॉस चेक करना होता है कर। इस लिस्ट में जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको 56 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। अभी हमारे दो इसमें इंक्लूड नहीं है। देखो क्या होता है ना कि वेबसाइट हर दिन अपडेट नहीं होती, कोई 10-15 दिन में अपडेट होगी, तो ये उसमें जो है वो नए टाइगर रिजर्व आ जाएंगे। तो अभी आपको याद होगा कि हमने करंट अफेयर्स पढ़ा था, तो गुरु घासीदास जो अगर कहा जाए तमोर पिंगला जो है वो टाइगर रिजर्व हम पढ़ चुके हैं जो छत्तीसगढ़। हमारा जो है वो सबसे लास्ट क्या दिख रहा है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व यहाँ। तो जब आप इस पे जाओगे तो ये आपको ओरिजिनल उसका डॉक्यूमेंट मिल गया ये। तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कि भाई जो है वो नोरादोई वन्य जीव और रानी दुर्गावती अभ्यारण्य और उनके आसपास वन्य संरक्षण के लिए इसको शुरू किया गया। इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ है, तो जिला सागर, दमोह, नरसिंहपुर, 3 जिले इसमें आ रहे हैं। कोर क्षेत्र इसका बहुत बड़ा है ये। इतना बड़ा कोर क्षेत्र बड़े मुश्किल से मिलता है, अगर कहा जाए बड़ा कोर क्षेत्र है इसका। ये जो है अगर कहा जाए मिलाकर बना है। इस तरह से आपको नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में बुनियादी चीज पता होना चाहिए, टाइगर रिजर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। दिसंबर 2024 तक की स्थिति में भारत में नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स हो गए 58, ये 56 यहाँ दो जो मैंने बताया वो। तीसरा और आखिरी कि प्रोजेक्ट चीता किस एजेंसी के द्वारा अगर कहा जाए मैनेज किया जा रहा है, तो आपको गुमराह करने के लिए चीता कंजर्वेशन अथॉरिटी लिख दे, कोई भरोसा थोड़ी रहता। बट प्रोजेक्ट चीता ये जो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आ गया प्रोजेक्ट चीता द गवर्नमेंट, ये पूरा प्रोजेक्ट चीता की स्टोरी यहाँ पर मिली है। और इसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर ज्यादा देखना है तो कूनो नेशनल पार्क की वेबसाइट पर क्लिक कर लो यहाँ से। तो ये जैसे ही जाओगे तो पूरा कूनो नेशनल पार्क का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये हो गया कूनो नेशनल पार्क। यहाँ से अपने को पूरा पता चलेगा कि कूनो कब बना नेशनल पार्क, क्या हुआ, कैसे प्रोजेक्ट चीता से जो है वो जुड़ा हुआ है। ये सब जानकारी आपको कूनो नेशनल पार्क की वेबसाइट के ऊपर जो है वो मिल जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको समझ पड़ा होगा कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है। हाँ, बांधवगढ़ में बाघों की जो अगर कहा जाए संख्या सबसे अधिक है, इसको क्रॉस चेक कराने के लिए मैं आपको 2000, एक सेकेंड है, टाइगर सेंसस 2022, ये हम चले गए बाघ जनगणना 2022 और उठाकर हमने एक पीआईबी का प्रेस रिलीज उठा लिया, ये वाला प्रेस रिलीज है। अभी और भी टाइगर बढ़ गए, लेकिन देखो हम वो आंकड़ों की बात करें जो सरकारी है ना। आपको कि मध्य प्रदेश की आबादी आज 8.5 करोड़ है, हम तो मान रहे हैं, लेकिन भैया हमको तो जो है अगर कहा जाए कि वो 2011 की जनगणना के आधार पर ही काम करना पड़ेगा ना। तो कुछ चीजें जो है वो ये डिपेंड करती हैं। तो हमें दिख रहा है कि यार दुनिया के 75% टाइगर हमारे पास, 75% है ना। और जब आप इसमें नीचे जा रहे हो जो टॉप 10 है, तो उसमें आप ध्यान से देखो कि भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट में 260, फिर बांदीपुर आ गया, ठीक, फिर नागरहोल आ गया। इसके बाद जस्ट देखिए हमारा नंबर आ रहा है बांधवगढ़, 135 टाइगर, यानी मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे है बांधव। उसके जस्ट बाद अगर कहा जाए मध्य प्रदेश में दूसरा आ रहा है कान्हा 105, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में तीसरा आ रहा है पेंच 77। तो ये इस तरह से जो अगर कहा जाए कि वो बता रहा है कि भाई हाईएस्ट जो टाइगर है वो कहाँ जो है वो पाए जा रहे हैं। ये 2023 में जो है वो जुलाई 2023 का, ये हमको इसी से जो है वो याद रखना है कि हाँ क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यानी इतने सब क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछेगा, जैसे दैनिक भास्कर का एक आर्टिकल मैंने लगा ही दिया है यहाँ पर। यहाँ अब आता है अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डेफिनेशन में। भारत ने किस वर्ष पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब नहीं जीता। अब पहले तो प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है उसको समझना जरूरी है। तो प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस पोस्ट को देखेंगे, यहाँ ये इवेंट हुआ था, ये मस्कट में हुआ था, ओमान के, फाइनल इसका। और फाइनल में अगर आप ध्यान से देख पा रहे, ऑफिशियल वेबसाइट के लगाया हमने, पाकिस्तान और इंडिया 3-5, भारत ने पाकिस्तान को इसको हराया। अब देखो भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जो दो मुर्गों की लड़ाई भी करा देना तो वो भी जो है अगर कहा जाए राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज पे लोग देखने लगेंगे। बड़ा सेंसिटिव जो है अगर कहा जाए मुद्दा है हमारा और पाकिस्तान का। तो अब ये अगर कहें कि जो हॉकी जूनियर एशिया कप है वो 1988 में स्टार्ट हुआ, और 1988 में जब ये स्टार्ट हुआ तो उसके बाद जो है वो पहला इवेंट पाकिस्तान में हुआ, कराची में, और उसमें पाकिस्तान ही विनर बना, यानी पहला जो है जीता पाकिस्तान। उसके बाद ये और भी इवेंट जो है वो होते रहे। भारत
5 बार इसको जो है वो जीत चुका है। अभी दो तो लगातार जीता है भारत ने, दो लगातार का मतलब है कि 2023-24 में तो लगातार जीता है। तो हमारे लिए 3-4 क्वेश्चन हो गए। पहला तो प्रश्न यही आ गया कि पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप कहाँ का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो ओमान के मस्कट में। या 2024 में पुरुष जो है वो जूनियर एशिया कप की विजेता टीम है, तो जो है वो अगर कहा जाए भारत, ये भी आपसे क्वेश्चन जो है वो पंच कर सकता है, उसके ऊपर है। या भारत ने जो है वो पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप कितने बार जीता, ये भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच कर सकता है। अगले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में जितना आईएमपी करके लिख सकते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद है। आने की संभावना 100% है, 100%। निम्नलिखित में से कौन सा देश सीरिया से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता? अब इसको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्यों। देखो, एक तो सीरिया में अभी तख्ता पलट हो गया है ना, एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है। लोगों ने जो है वो सत्ता ऑलमोस्ट अपने हाथ में ले ली, सेना भी इसको कुछ नहीं कर पाई। ईरान जैसे देश भी जो है वो मुंह तकते रह गए कि यार हम तो कोशिश कर रहे थे कि सीरिया को बनाए रखें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो सीरिया में अभी हुआ है, ये ऑलमोस्ट अभी साल 2 साल 4 साल तक ये मुद्दा चलता रहेगा। आप सोचोगे एकदम से ठंडा हो जाए तो नहीं। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट बहुत तेजी से जल रहा है, उसमें अब जो अगर कहा जाए सीरिया का ये इशू और जो है वो आग में, मतलब जैसे घी डालने वाली काम करेगा। अब एक्चुअल आजकल क्या है, दो तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं। एक, कि अभी सीरिया में हुआ तो हम वर्ल्ड वार पे चले गए। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर ऐसा ज्ञान मिलता है हमको कि कोई घटना घटती है और न्यूज चैनल वाले या कुछ जो अगर कहा जाए लोग उसको वर्ल्ड वार ही करा देते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच वो आज तो वार ही हो जाएगा, वर्ल्ड। आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आपको उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि इससे क्या जियो पॉलिटिकल इश्यूज क्या होंगे, इसकी लोकेशन क्या है, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके काम का। वो मसालेदार जो चटकदार खबरें होती हैं, सीरिया के पास इतना असला है, उसके पास इतना सैनिक है, उसके पास इतना वेपन है, वो सब आपके अभी कोई काम नहीं आ रहा। तो अननेसेसरी इस तरह की चीजों को पढ़कर अपना समय मत बर्बाद कीजिए। आपको क्या करना है, अभी सिंपल कंसेप्ट है, मैं और यहाँ पर एक सिंपल कीवर्ड टाइप करना है, मिडिल ईस्ट में यूनाइटेड नेशन। एक यूनाइटेड नेशन से मिडिल ईस्ट का मैप उठा लीजिए, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट के ऊपर मिल जाता है, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो। इस मैप को आपको धीरे धीरे रोज एक आदत बनानी, या तो आप जहां पढ़ते हैं स्टडी टेबल पे इसको लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो इससे बने, इसमें कोई दो राय की बात। इसको आप धीरे धीरे तैयार कर लीजिए। जैसे सीरिया, अब आपको दिख रहा है कि सीरिया जो है उससे लगा हुआ जो बेल्ट है, इधर है लेबनान, इधर है टर्की, इधर है इराक, और ईरान इससे लगा हुआ नहीं है ना? दिख रहा है कि ईरान सीरिया से लगा हुआ नहीं, लेकिन ईरान जो अगर कहा जाए सीरिया का सपोर्टर भी रहा, ये भी आप याद रखना। तो अब आपको प्रश्न क्या आएंगे, नंबर वन तो यही पूछेगा कि इनमें से किस देश की सीमा सीरिया से लगती है। तो स्क्रीन पे जैसे टर्की पूछ लिया, जॉर्डन पूछ लिया, इराक पूछ लिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया पूछ लिया, ऐसा कुछ पूछ लिया। या सीरिया जो है वो स्थित है, हो सकता है कि वो मेडिटेरियन सी पूछ ले, कैस्पियन सी पूछ ले, गल्फ ऑफ ओमान पूछ ले, इनमें से कोई भी सी या जगह का नाम जो है वो पूछा सकता है। तीसरा, कि हमारे ऊपर हमको दिख रहा है कि सीरिया जो है वो मेडिटेरियन से अपनी सीमाएं लगाता है। तो मेडिटेरियन के अंदर अगर कहा जाए कि एक बड़ा रोल होता है, ये यहाँ से अगर कहा जाए सुएज कैनाल से मेडिटेरियन में जाए। अगर इस बेल्ट के अंदर तनाव बढ़ा, जैसे अमेरिका में, अमेरिका सोचे कि सीरिया में मैं आईएसआईएस को पूरी तरीके से रोक लूं, और कोई स्ट्रेस हुआ और ये एग्जैक्टली बड़े वॉर फील्ड में तब्दील हो गया, युद्ध के एक बड़े क्षेत्र में तब्दील हो गया, तो निश्चित रूप से अगर कहा जाए उसका इम्पैक्ट पूरे मेडिटेरियन के ऊपर पड़ेगा, और पूरे मेडिटेरियन से होने वाले यूरोपियन ट्रेड पे पड़ेगा। तो हम तो बड़े यूरोपियन ट्रेडर्स हैं, मतलब हम तो यूरोप के साथ बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, तो हमारे ट्रेड के ऊपर तो साफ झलक दिखेगी। तो आप याद रखना है कि इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट होगा, यस, क्योंकि इंडिया भी जो है अगर कहा जाए ये ट्रेड करता है। दूसरा, कि सीरिया ये जो बेल्ट है, अगर इसमें कुछ हस्तक्षेप हुआ और हमने अगर कहा जाए अपने को न्यूट्रल नहीं रखा, तो हमारे साथ जो अगर कहा जाए कि बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती, पैदा हो सकती हैं। क्यों हो सकती है उसको समझाते हैं। एक तो हमारे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरेबिया, ये अच्छे ट्रेड पार्टनर्स, नंबर वन। दूसरा, कि ये जो जितने भी देश आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन पूरे देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम आम भाषा में अगर कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कहते हैं। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, ये इन सब देशों का एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। मैं यहाँ दिखाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन।
और इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है सऊदी अरेबिया, जिससे हमारे बहुत अच्छे संबंध है, इसलिए इन अरब देशों से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मतलब आप इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए। अभी मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ इसकी वेबसाइट के ऊपर। ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी। इस वेबसाइट पर हम पहुंचे, बस एक सेकंड, खुलेगी, थोड़ी धीरे खुलेगी। अब इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं तो ऐसे ही चलती हैं ये, तो खुल ही नहीं है यहाँ पर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, अगर आप अबाउट हस पे जाओगे तो इसमें आपको जो है वो अगर कहा जाए पता चलेगा, ये पूरा लिखा हुआ है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशन विद द मेंबर ऑफ 57 स्टेट्स सेपरेट द फोर कॉन्टिनेंट्स, है ना। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कलेक्टिव जो अगर कहा जाए वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, यहाँ पर। अब इसमें ये जो इसके जो मेंबर कंट्रीज है, ये सीरिया भी था, हालांकि सीरिया की मेंबरशिप उसमें सस्पेंड कर दी उन्होंने। सीरिया भी पहले इसका मेंबर था। लेकिन हम जो अगर कहा जाए, इसके साथ हमारे संबंध जो है अगर कहा जाए बहुत अच्छे हैं। कैसे अच्छे संबंध हैं? अगर आप यहाँ पर सिंपल जो है वो एंड इंडिया कर देते, तो आप प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बहुत इसके साथ अच्छे संबंध बनाए। अभी पिछले 10-12 साल में हमारे रिलेशन जो है वो अगर कहा जाए बहुत अच्छे हुए। तो ये जैसे आपको दिख रहा है ना, इंडिया एंड OIC, ज्वाइंट नॉट और ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक, और वाई इज इंडिया नॉट OIC मेंबर, यहाँ पर ऐसे। या PIV की अगर आप प्रेस रिलीज देखोगे तो उसमें भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो अभी मैं वो सब चीजें तो जो है वो आपको बताने के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए इतना कुछ जो है वो काम का जो है वो आएगा। लेकिन कम से कम जो मैंने बताया कि आप आदत बनाइए कि जो मिडिल ईस्ट का, देखो 2 मैप आपको अभी कॉपी में करके रख लेना। एक मिडिल ईस्ट का, दूसरा अभी आप एक अपने आप से प्रश्न कीजिए सभी लोग। सपोज मान के चलिए आज ही आपका पेपर होता, आज ही, और आपसे ये प्रश्न करा जाता कि भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ जो है वो, भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। मैं बता रहा हूँ 25 से 30% लोग, उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड कौन सा है कौन सा नहीं, खुद ही कंफ्यूज हो। पहला। दूसरा वो प्रश्न अगर ये कर ले आपसे, अभी बांग्लादेश से हमारे संबंध लगातार बिगड़ रहे हैं। अभी आपसे सपोज मान के चलो दूसरा क्वेश्चन उठा के कर लिया कि भाई बांग्लादेश के साथ जो हम हमारी जो सीमा है उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा, बढ़ते क्रम में, यानी सबसे ज्यादा हमारी सीमा बांग्लादेश के साथ कहाँ शेयर हो रही है, फिर दूसरे नंबर पे जो है अगर कहा जाए हमारी बांग्लादेश के साथ जो वाटर कहाँ हो रही है। इन क्वेश्चंस को आप कॉपी के अंदर अभी जितना जल्दी आप तैयार कर लो, उतना आपको जो है अगर कहा जाए एग्जाम में तनाव नहीं होगा। ऑर्डर में तैयार कर लो, एक तो ऑर्डर के अंदर तैयार कर लो, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम वेस्ट बंगाल से भी सीमा साझा कर रहे हैं, हम मेघालय से भी सीमा साझा कर रहे हैं, हम त्रिपुरा से भी सीमा साझा कर रहे हैं, मिजोरम से भी कर रहे हैं, ठीक है, असम से भी कर रहे हैं। अब जैसे नागालैंड, उससे हम जो है वो क्या बोलते हैं, बांग्लादेश की सीमा नहीं लगती। तो क्वेश्चन जो है वो आपको पंच होते हैं, नहीं तो जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपको पंच नहीं होंगे यहाँ पर। जैसे कभी आपको लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ जो हमने किया, या भारत सरकार ने जो एनक्लेव एक्सचेंज किए, वो क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे नॉर्मली कभी नहीं पूछे। नॉर्मली कि भैया हमने जो अगर कहा जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो देखे, तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट के तहत बांग्लादेश के साथ जो है वो मतलब किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने एनक्लेव एक्सचेंज किए, कभी नहीं आएगा। अभी आप सोचिए, सपोज मान के चलिए इस स्क्रीन को आप 2 मिनट के लिए रोक लीजिए, और रोकने के बाद आप सोचिए कि आप में से कितनों को मालूम है कि बांग्लादेश के साथ जो है वो अगर कहा जाए कि हमने किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कुछ एनक्लेव जो अगर कहा जाए एक्सचेंज किए थे, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। चाहे तो आप नीचे कमेंट, मैंने पिछले भी वीडियो में ये आपसे कहा था सबसे, कि आप एक जो है वो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप एक लिस्ट जो है वो नीचे डाल सकते हैं या बता सकते हैं कि मुझे आती है, मतलब मैंने जो है अगर कहा जाए ये पढ़ रखा है यहाँ। हाँ, अभी आप सर्च करो, और सर्च करने के बाद नीचे ऑप्शन में डालो तो उसकी कोई महत्वता नहीं। तो अभी आप सोचिए, मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे, मिडिल ईस्ट का तो मैंने आपको मैप दिखा दिया, आपको क्या आइडिया है कि हमारे कौन से राज्य कितने किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश से शेयर करते हैं? नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप में से कितनों को मालूम है कि वो कौन सा संविधान संशोधन था जिसने हमने बांग्लादेश के साथ कुछ एनक्लेव या कुछ अगर कहा जाए जो टेरिटरीज हैं उनको हमने एक्सचेंज करने की प्रक्रिया करी थी, जिसको हम लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट कहते हैं। आंसर मैं दे दे रहा हूं कि वो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम था। आप में से कितनों को मालूम है कि वो अमेंडमेंट या अधिनियम किस वर्ष का है? तो आप नीचे लिख सकते हैं, वो जो अमेंडमेंट है 2015 का।
यही क्वेश्चंस आते हैं। आपको क्या लगता है कि आप सोचोगे कि यार 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरे याद कर लूं? नहीं भाई, कौन कह रहा है यार आपसे। आज हिंदुस्तान में आज की स्थिति में देखें तो 106 संविधान संशोधन हो चुके आज की स्थिति में यहां पर अगर कहा। बट क्या आप 106 याद कर लोगे? नहीं। लेकिन उसमें 20-25 ऐसे हैं जो चर्चा में रहते। उन 20-25 जो चर्चा में रहते हैं उनको हमको जो है वो याद करना है, बाकी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन भी हमारे लिए बहुत मतलब कहते हैं ना कि जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वो है 3 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये कानून किस तिथि को लागू किए गए थे? भाई क्रियान्वयन होने लगा, हमको दिखने लगा कि हमने लागू तो कर दिए। अब लागू होने के बाद इसको कैसे, इस पे काम होगा, क्या होगा, क्या रूल्स होंगे, ये सब चीजें अब जो है वो 3 दिसंबर से आ गई। अब क्वेश्चन क्या हो गया, दिमाग खराब हो गया, एग्जाम में कंफ्यूज हो गए कि यार तीन, ये तो सबको याद है कि यार 3 नए जो है वो हमने जो है वो मतलब एक्ट लेके आए हैं, क्रिमिनल एक्ट। लेकिन कब से लागू हुए? क्या वो 1 जनवरी से हुए, क्या वो 1 अप्रैल से हुए, क्या वो 1 जुलाई से हुए? ये क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम। तो इन क्वेश्चंस को अलग से एक डब्बा बना के, बॉक्स बना, क्योंकि देखो अब आप आने वाले 50 साल तक इन कानूनों को, 100 साल तक इन कानूनों को देखेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये कानून एकदम से जो है बदल जाएंगे। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान के कानून 150 साल से हम देखे चले आ रहे हैं। तो फिर तो कहानी जो है वो समझ पड़ती जा। तो यहाँ मैंने आपको ये दिखाया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डेडिकेट द नेशन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 ट्रांसफॉर्मिंग न्यू क्रिमिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जैसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसको अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया। ठीक है, ऑन 3 दिसंबर 2024। अब जस्ट इसमें नीचे आप जाएं, यहाँ लिखा है द न्यू क्रिमिनल लॉ विच इम्प्लीमेंट नेशन वाइज ऑन July 1, 2024 एम टू मेक इंडिया लीगल सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पर भारतीय जो विधिक व्यवस्था है उसे और ज्यादा जो है वो पारदर्शी बनाना और ज्यादा दक्ष बनाना, इन सब के लिए 1 जुलाई 2024 को इनको जो है अगर कहा जाए हमने लागू जो है वो किया था। तो ये डेट एग्जाम में, यही क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा गलत होते हैं। और ये डेट वहां याद भी नहीं दे रहे यार, कैसे ये क्वेश्चन, फिर तुक्का ही लगाते हैं। तुक्का ही लगाते हैं तो फिर तुक्के से काम चलेगा नहीं। अब इस क्वेश्चन के लिए 2 वीक पहले के करंट अफेयर्स पे जाओ। याद करो 2 वीक्स पहले हमने जब करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कशन किया था, तो हमने देखा था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, एक डैनियल जो है वो बैरन बॉयल और दूसरा अली अबूद जो है अगर कहा जाए बाग को मिला, ये 2023 के लिए। अब यहाँ 2024 का आंकड़ा आ गया, तो मिशेल बैचलेट को। तो अब हमारे पास ये 2000 यानी इस मिले इसी साल है 2024 में, 23 का भी 24 का भी। तो वहां ये जरूर देखना है एग्जाम हॉल के अंदर कि प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है, कि 2024 में किसे दिया गया, कि 2024 के लिए किसे दिया गया। 24 में और 24 के लिए दोनों बातें अलग अलग है। 24 में देना मतलब है कि इस साल दिया गया, 23 वाला भी अभी दिया और 24 वाला भी। पर 24 के लिए शब्द का मतलब है कि इस जो अगर कहा जाए इस 24 ईयर के लिए किसको दिया गया। तो मिशेल बैचलेट को ये मिला। आपको दिख रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज, चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट बैचलेट को इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। चिली में तो ह्यूमन राइट्स से संबंधित बहुत सारे मुद्दे थे, खासकर कॉपर माइंस के मुद्दे बहुत थे वहां। तो बहुत सारी कॉपर माइंस जो है अगर कहा जाए बंद भी कराई उन्होंने। वो अभी हमारा उतना मुद्दा जो है वो नहीं। लेकिन वन लाइन फैक्ट में उलझाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछेगा वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला जो है वो अगर कहा जाए, ये भी क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्यों हो सकता है? एक तो मिलिट्री एक्सरसाइज, आपने, मैंने हमेशा कहा कि आप एक मिलिट्री एक्सरसाइज के अलग से जो है वो कॉपी जो है वो बना ले तो ज्यादा अच्छा है। एक सेकंड, मिलिट्री एक्सरसाइज की जो है वो एक तो कॉपी आप मतलब अलग से एक पेज में जो है वो लिख ले तो ज्यादा अच्छा। दूसरा, अभी मलेशिया के साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो, कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ जो अगर कहा जाए जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, या लगातार, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन बांग्लादेश लगातार उछल कूद मचा रहा है हमारे खिलाफ, जो है वो बयानबाजी कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की बायकॉट कर रहा है। नुकसान हमको तो नहीं होगा, उसी को होगा। इस स्थिति में कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि मलेशिया के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले कर सकती है।
इंपॉर्टेंट जो है वो रोल जो है वो प्ले कर सकती है। तो इसमें एक मतलब क्वेश्चन आपको पंच हो सकता है किसी भी रूप से। जैसे बांग्लादेश के साथ आपने देखा होगा म्यांमार की सीमा साझा होती है। नीचे अगर कहा जाए कि इंडियन ओशियन में जो बे ऑफ बंगाल से दक्षिण का क्षेत्र है, वहाँ मलेशिया की टेरिटरीज है पूरी, जो थाईलैंड से लगती है। उस मलेशियन टेरिटरीज के आसपास से हम पूरा उस बेल्ट को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये तो वन लाइन फैक्ट है, मुझे ज़्यादा नहीं लगता कि आपको एग्जाम में आएगा। हालांकि यहाँ मैंने लिख दिया, तो क्वेश्चन आपसे पंच करेगा तो आप ये याद कर लीजिएगा अपने स्तर पे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन भी वन लाइन फैक्ट वाला है। मारबर्ग वायरस से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द बॉडी द मोस्ट अफेक्टेड बाय मारबर्ग वायरस? आंख। ये आंख क्यों हो सकता है, उसके पीछे कारण है। एक तो ये जो वायरस है, एक तो अभी चर्चा में है। दूसरा, इसमें डेथ रेट जो है, नीचे मैं पहले दिखा दूं, यहाँ पर ये दिख रहा होगा, एक साथ फैल रहे 3 घातक वायरस। ठीक है, ये एक पहला। दूसरा लिखा है कि यहाँ पर ये TB9 का है। अफ्रीका के कुछ देशों में मार्बर्ग वायरस फैल रहा है। इस वायरस से 15 मरीजों की मौत हो चुकी है। अफ्रीका के आसपास के देशों में अलर्ट है। इस वायरस से आंखों में खून निकल सकता है, वजह से जो है अगर कहा जाए वायरस को ब्लीडिंग आई वायरस कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये बहुत ही खतरनाक है। और इन्फेक्टेड व्यक्ति के अंदर कैजुअलिटी की जो या डेथ रेट है वो 50% है। कितना खतरनाक है, सोचिए 50% लोगों की मृत्यु हो सकती है। 100 लोग संक्रमित हो जाएं तो 50 की डेथ हो जाए। तो हो सकता है कि अभी तो ऐसे बहुत बड़ा कोई वो नहीं है, लेकिन प्रश्न जो है वो पंच हो सकता है। अब वो क्या पूछेगा वो उसके ऊपर देखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे करके लिखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, ये हमारी अचीवमेंट के लिए। देखो, प्रोवा 3 जो अंतरिक्ष यान है या स्पेस क्राफ्ट है, उस वो हमारा नहीं है, नंबर वन है ना, वो यूरोपियन एजेंसी का है। तो पहला तो प्लस पॉइंट है कि हम यूरोपियन एजेंसीज के स्पेस क्राफ्ट को जो है वो अगर कहा जाए उनकी ऑर्बिट्स में या कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। दूसरा कि जो प्रोवा सीरीज है यूरोपियन एजेंसी के, ये सन की स्टडी में सबसे चर्चित सीरीज में से एक है। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि आदित्य L1 मिशन हमारा था, उसी क्रम में अगर हम देखें तो ये प्रोवा 3 भी जो है वो अगर कहा जाए सन की स्टडी करे। तो इसके लिए प्रश्न क्या आएगा, एक तो आएगा कि PSLV-C59 या PSLV-XL भी बोलते हैं इसको, उस रॉकेट का हमने इस्तेमाल किया, ये रॉकेट का नाम पूछ सकता है पहले। दूसरा कि ये मिशन जो अगर कहा जाए प्रोवा 3 किसका है, यूरोपियन एजेंसी का। मैंने यहाँ लगाया है आपको ऑफिशियल वेबसाइट इसरो की, कि PSLV-C59 व्हीकल विल कैरी प्रोवा 3 स्पेस क्राफ्ट इन टू द हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट एज डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। यानी पहला तो आपको ये जो लगा है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो की कमर्शियल विंग। देखिए इसरो क्या करता था, शुरू से कमर्शियल विंग के ऊपर काम तो कर रहा है। पहले जो अगर कहा जाए एंट्रिक्स, जो अगर कहा जाए नाम की इसके पास एक कमर्शियल विंग, एंट्रिक्स है ना, अंतरिक्ष में मत पढ़ना उसको, एंट्रिक्स पढ़ते हैं। और एंट्रिक्स बहुत ज्यादा अगर कहा जाए सक्सेसफुली काम नहीं कर पा रही थी, है ना, क्योंकि वो एक कंपनी की तरह बिहेव नहीं कर रही। हमको ऐसी कमर्शियल बैंकिंग की जरूरत थी जो कंपनी की तरह, कि भाई हमने एक कंपनी बना दी और वो कंपनी की तरह बिहेव करे, कंपनी की तरह काम करे। तो भारत सरकार ने क्या करा, ये सोचा है कि यार हम, इसरो तो नहीं जाएगा दुनिया दुनिया में घूमने। तो आज से 5 साल पहले यानी 2019 में भारत सरकार ने एक, जैसे PSC होती है ना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वैसी एक कंपनी फाउंड करी और उसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के कर्नाटक में रखा। ठीक है, मतलब कर्नाटक के बेंगलुरु में रखा, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अब अभी पिछले 5 साल से जो इसरो के जितने भी कमर्शियल मिशंस हैं, दुनिया भर में जितने भी देशों के सैटेलाइट इसरो भेज रहा है अंतरिक्ष में, वो इसके थ्रू भेज रहा है। इसरो को फंडिंग भी आ रही है, इसरो के पास जो अगर कहा जाए कि अच्छा खासा पैसा भी जो है वो, मतलब इसरो को जो है वो मिल रहा है। तो उस दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इसलिए आपको ये याद रखना है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का इनिशिएटिव है, इसरो ने भेजा है, प्रोवा 3 नाम है। किसका है ये प्रोवा 3, ये लिखा प्रोवा 3 इज इन ऑर्बिट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन मिशन ऑफ द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, द मिशन गोल टू जो है अगर कहा जाए डिटरमिनेट द प्रीसियस फॉर्मेशन फ्लाइंग। बाकी तो हमारे काम का नहीं, क्या पढ़ना उसको। हाँ, आपको अगर देख रहा हो तो इसरो की वेबसाइट से भी आप प्रोवा 3 का पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, पूरा प्रोवा 3 क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब जो है। हालांकि मैंने 2 आर्टिकल आपके लगा दिए,
4 को यूरोपीय सैटेलाइट लॉन्च होगा यहाँ पर। अगर हम यूरोपीय स्पेस एजेंसी की सौर वेधशाला प्रोवा 3 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इसरो ने अंतिम तैयारी कर ली है। और यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पूरा के पूरा कि हमारे पास यहाँ जो PSLV एक्सेल लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्सेल PSLV एक्सेल, यही PSLV C59। तो या तो प्रश्न ऐसे ही कर देगा 57, 58, 59, 60, या वो ऐसे कर देगा, जैसा वो चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है, तो ये बाकी आपके सामने है, आप खुद भी इसको स्क्रीन को रोककर आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, क्या क्वेश्चन जो है वो पूछेगा यहाँ पर। फिर अगला जो है अगर कहा जाए आपको एक रिपोर्ट के बारे में, यानी जेड स्केलर जो है वो अगर कहा जाए रिपोर्ट के बारे में प्रश्न कर रहा है, हमारे काम का नहीं कि रिपोर्ट किसकी है। एक रिपोर्ट में हमको पता चल रहा है कि जो मैलवेयर नाम का जो साइबर जो है वो अटैक होता है या साइबर क्राइम होता है, वो सबसे ज्यादा भारत उसको झेल रहा है। ये एग्जैक्टली मैलवेयर में जो वेयर वर्ड है, ठीक है, ये अपने आप में सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करता है। ये अपने आप में एक प्रकार का करप्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, जिससे किसी भी तरह का वायरस आपके सिस्टम में, जैसे मोबाइल फोन में, कंप्यूटर आदि में इंसर्ट किया जा सकता है, जस्ट लाइक ट्रोजन। तो कोई लगता है कि भाई ट्रोजन हॉर्स किसी के उसमें इंस्टॉल कर दिया, स्पाईवेयर बहुत सारे आपने देखा होगा, जासूसी करने वाले जो आजकल सॉफ्टवेयर चर्चा में, स्पाईवेयर आपके उसमें इंस्टॉल कर दिया। इन सब के लिए हम मेलवेयर नाम का जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जो कि साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा यूज। अब वो ये बता रहा है कि यार इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक मेलवेयर के इंडिया में हो रहे हैं। लिखा हुआ है, बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ है, मोबाइल मेलवेयर हमलों के लिए भारत शीर्ष वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप उभरा। ये पहली रिपोर्ट, दूसरी भी लगाई मैंने यहाँ पर, ये रिपोर्ट लिखी हुई है कि भारत मोबाइल मेलवेयर हमलों में सबसे अधिक लक्षित देश के रूप में उभरा है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये जून से मई 2024 के बीच एक रिपोर्ट इन्होंने तैयार की। इसमें कहा गया है कि भारत में 28% जो है अगर कहा जाए मेलवेयर अटैक हो रहा है, यानी हिंदुस्तान के अंदर। तो अब आपको खुद समझ पड़ गया। तो आपको एक प्रश्न, ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप सबको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल जो अगर कहा जाए मेलवेयर, कोई पूछेगा कि क्या होता है, तो बताना आना चाहिए कि भाई मेलवेयर एक प्रकार का जो है वो सॉफ्टवेयर है, और एक करप्ट सॉफ्टवेयर है, और इसका उद्देश्य है किसी सिस्टम को इन्फेक्टेड करना। आज जो भी वायरस सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, मोस्टली दो तीन तो बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। एक आता है रैंसमवेयर, एक आता है ट्रोजन, और एक आता है जो आपका स्पाईवेयर। ये सब जो अगर कहा जाए आपके मेलवेयर के अंतर्गत आने वाली जो है वो कैटेगरीज होती हैं। ये आप याद रखिए, कोई पूछेगा कि क्या ये मेलवेयर की कैटेगरी, यस ये मेलवेयर की कैटेगरीज है। कोई भी, जैसे किसी के यहाँ पर आपने कभी, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, लॉजिक बम, ठीक है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है साइबर क्राइम में लॉजिक बम का। लॉजिक बम भी एक प्रकार का मेलवेयर है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये सब सॉफ्टवेयर है। तो एक लिस्ट बना लीजिए मेलवेयर के अंतर्गत आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी, जो नुकसान पहुंचाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो ज्यादा मेहनत करने वाला नहीं है, नेटुम्बो नंदी नेदतवहा किस अफ्रीकी देश की पहली राष्ट्रपति बनी? नामीबिया। वन लाइन का क्यों क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीकन कंट्री, है ना। फर्स्ट जो अगर कहा जाए कि भाई जो मतलब महिला राष्ट्रपति बनी, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है यहाँ। किस अफ्रीकी देश की पहली महिला, यहाँ महिला जरूर आप जो है वो एंटर कर लेना इस जगह के ऊपर, मैं लिख भी देता हूँ, नहीं तो खैर आप लोग कर लो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अफ्रीकी देश नामीबिया ने रचा इतिहास, पहली महिला राष्ट्रपति बनी नेटुम्बो नंदी। वो पहले उपराष्ट्रपति भी थी, लेकिन ये जो वर्ड है बस ये हमारे काम का है। वो प्रश्न दो तरह से पूछेगा, या तो वो नेटुम्बो नंदी पूछेगा कि किस देश की राष्ट्रपति हैं, या हाल ही में वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। दोनों तरह से प्रश्न को जो है वो प्रश्नकर्ता पूछ सकता है, उसके ऊपर है कि क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे। अभी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरिंग पॉलिसी की समीक्षा जारी करी है। अब हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है, पहले तो अपन रफली प्रश्न को समझें, फिर मॉनेटरिंग पॉलिसी भी आपको समझा देंगे कि क्या होती है। पहला है कि जो मॉनेटरिंग पॉलिसी अभी बन रही है, उसके लिए कमेटी है 6 मेंबर की। वो कमेटी जो है वो अगर कहा जाए ये पॉलिसीज को तैयार करती है, या इस पॉलिसी का रिव्यू टाइम टू टाइम करती है। तो प्रश्न को समझें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में संशोधन कर वर्तमान मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये 2016 से काम कर रही है। नोटिफाइड गजट नोटिफिकेशन 2020 में आया, लेकिन 16 में इसका गठन हो चुका था इस एक्ट में अमेंड करके। दूसरा, मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया, ये भी बिल्कुल सही है।
तीसरा कि मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा कि मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्य आरबीआई द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये गलत है। 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। 6 मेंबर इसमें होते हैं, आपको दिख रहा होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आपको 3 मेंबर दिख रहे हैं। पहला गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, चेयरमैन होगा एक्स ऑफिसो। डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, चार्ज इन मॉनिटरिंग पॉलिसी, मेंबर होगा एक्स ऑफिसो। एंड वन ऑफिसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉमिनेटेड बाय जो है वो सेंट्रल बोर्ड, ये भी एक्स ऑफिसो। यानी 3 मेंबर पदेन रूप से इसमें आरबीआई से हैं। अगले जो 3 मेंबर दिख रहे हैं आपको, ये 4 5 6, ठीक है, जैसे ये नागेश कुमार, ये बदलते रहेंगे यहाँ पर, या नीचे के जो 2 और मेंबर हैं, ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रहा है। इन मेंबर्स की अपॉइंटमेंट जो है वो, ये जो है वो मतलब आरबीआई जो है वो नहीं करेगा। तो हमारे सामने एक बात तो ये हो गया कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य हैं, 3 पदेन सदस्य हैं, और 3 जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने वाले सदस्य। कब जो है अगर कहा जाए इसको गठित किया गया, तो ऊपर आपको दिख रहा है 29 सितंबर 2016, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। कब इसका गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र में कब जो है वो इसको अधिसूचित किया गया, तो अक्टूबर 2020 में, ये आपको याद रखना है। और आखिरी लाइन में आपको बता देता हूँ मॉनिटरिंग पॉलिसी की जरूरत क्या है। देखिए, बाजार में जो पैसा है, इस समय आप जहां हो, जो मार्केट के अंदर पैसा है, उसको आरबीआई की नजर में वो लिक्विडिटी कहलाता है, यानी तरलता। लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है उसका फ्लो मैनेज करना, ही पैसे को मैनेज करना, लिक्विडिटी के फ्लो को मैनेज करना। सिंपल कंसेप्ट है, मान के चलिए, ऐसे समझ लीजिए कि आप अगर मान के चलिए आपके घर एक कोई पौधा लगा हुआ है, और आप दिन भर 24 घंटे उसमें पानी डालें, तो वो सड़ जाएगा। यानी क्योंकि आपने लिक्विडिटी क्या कर दी, उसके ऊपर जबरदस्त बढ़ा दी, इतनी बढ़ा दी कि आप सोच नहीं सकते। दूसरा, क्या आपने उसमें पानी ही नहीं डाला 15 दिन महीने भर, यानी लिक्विडिटी आपने क्या कर दी, मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं करी, पैसे ही नहीं है मार्केट में, तब भी सूख जाएगा। तो हमारी इकोनॉमी में भी ये, कि पैसे की अगर तरलता मार्केट में बहुत बढ़ जाए तब भी बर्बादी, और बिल्कुल ना हो तब भी बर्बादी। तो उसको रेगुलेट करना है एक नॉब की तरह, कि भाई पानी उतना ही देंगे पौधे को जितने से उससे काम चले। वो काम जो करती है, कौन करती है, मॉनिटरिंग पॉलिसी करती है, आरबीआई की। तो आरबीआई क्या करता है, ये वैसे आप अलग से, आप लोगों ने जिन टीचर से पढ़ा होगा उन्होंने तो पढ़ाया ही होगा आपको। अब मैं यहाँ इसको अगर मॉनिटरिंग पॉलिसी को पढ़ाने लगूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं एक रफली आपको एक आइडिया देता हूँ। जैसे मॉनिटरिंग पॉलिसी में बैंक रेट होती है ना, बैंक रेट का मतलब है लॉन्ग टर्म के लिए कोई कमर्शियल बैंक जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आरबीआई से पैसा उधार लेता है, कोई भी जो बैंक है, कमर्शियल बैंक होना चाहिए, आरबीआई से उनको भी पैसे की जरूरत होती है। तो जिस ब्याज दर पे वो ले रहे हैं उसको बैंक रेट कहते हैं। अब समझिए, मान के चलिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान के चलिए हमने बैंक रेट को कर दिया 1%, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1% कर दिया। तो बैंक को पैसा उधार अगर आरबीआई से चाहिए तो उसको 2% पे मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया, या 1.5% पे मिलेगा, या 1 ही % मान लिया कि 1% पे मिलेगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया हमने। अब 1% पे बैंक को पैसा मिल गया, कितना पैसा लेगा बैंक, बहुत सारा पैसा लेगा, उसको लगेगा इंटरेस्ट रेट तो बहुत कम देना पड़ रहा। अब बैंक ने पैसा खूब सारा उठा लिया आरबीआई से, उस पैसे को उसने 2 3% के ऊपर लोगों को देना शुरू कर दिया। अब सोचो, तुम अभी सब तैयारी कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई पसंदीदा बाइक है और तुम्हें खरीदना, और कोई बैंक जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, और तुम बैंक जाते हो और बैंक कहता है कि हाँ 2% ब्याज पे मिल जाएगी, मतलब 1 लाख रुपए पे 2 हजार, यानी हाँ साल का 4 हजार रुपये तुम्हें ब्याज देना है बस। अभी मैं कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल वे में समझा रहा हूँ। तुमको लेगा ले लेता हूँ, 4 ही हजार तो जा रहा है। तो जब लोगों के हाथ में पैसा, यानी जब बैंक रेट कम हो जाएगी, तो जो बैंक है, कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, वो मार्केट के अंदर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देंगे। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से लोगों के पास, यानी लोगों की लोन लेने की क्षमता बढ़ जाएगी, हर आदमी के पास पैसा आ जाएगा, हर आदमी दुकान पर पहुंच जाएगा। सोचिए कि दुकान पर जब एक प्रोडक्ट है और दुकानदार के पास 100 लोग पहुंच गए, तो दुकानदार क्या करेगा, वो अपनी वस्तु और सेवाओं की कीमत बेतहाशा बढ़ा देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मॉनिटरिंग पॉलिसी में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करेंगे हम, यानी जो दरें हैं, ब्याज दरें हैं, उनको अगर हम कम करेंगे, तो बाजार में लिक्विडिटी का फ्लो इतना तेज बढ़ने लगेगा कि वस्तु और सेवाएं इतनी महंगी हो जाएंगी, सोच नहीं सकते, इतनी महंगी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि फिर जो अगर कहा जाए दुकानदार का बाजार हो गया है ना, 2 तरह के बाजार होते हैं ना, बायर और सेलर। दूसरा उल्टा ले लें, अगर मान के चलिए कि यही रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक रेट 15% कर दिया आरबीआई,
अब बैंक ने 15% पे आरबीआई से पैसा लिया, आम आदमी को उसने 17% पे दिया। अब तुम सोचो, वही बाइक जो तुमको पहले 4,000 देना पड़ता था, अब तुम्हें उसके लिए 34,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा साल का। मैं सिंपल की बात कर रहा हूँ, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। तुम सोचोगे अरे यार, एक बाइक के लिए हर साल 34,000 रुपये का ब्याज दूं, नहीं ले रहा। इसमें क्या होगा कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं, तो लोगों के पास जो पैसा होता है या पैसे की जो तरलता होती है वो कम हो जाती है। लोग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट से पैसा नहीं उठाते, और इससे क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज की कीमतें कंपनियों को कम करना पड़ती है। उनको लगता है कि यार हमारा प्रोडक्ट बिक ही नहीं रहा, तो वो कम करते हैं। तो देसी भाषा में समझें, मुद्रास्फीति, आप सबके लिए साधारण वर्ड में वो बोलूं तो महंगाई। ठीक है, मुद्रास्फीति और महंगाई में हालांकि थोड़ा सा अंतर है, बट साधारण वर्ड। अगर मुझे महंगाई को कम करना है तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे महंगाई को जो अगर कहा जाए बढ़ाना है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे से कोरिलेट। ये आरबीआई की मॉनेटरिंग पॉलिसी में होता है। वो देखती है कि यार बाजार में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। महंगाई दर बहुत कम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगी। मतलब इस तरह से वो काम करती है। बाकी चीजों पे भी तो कभी इकोनॉमिक्स वगैरह में पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा पढ़ा दूंगा, बट अभी तो एक रफली मैंने इतना तो आपको जो है वो बता ही दिया। अगला है, 120 साल के इतिहास में पहली बार कोपा लिबर्टाडोरेस का खिताब जीतने वाले बोटाफोंगो फुटबॉल क्लब का संबंध किस देश से है? हमारे लिए केवल इतना काम का है, ब्राजील। और ये फुटबॉल क्लब, ये कौन सा अवार्ड जीता, ये अभी हमारे लिए ज्यादा काम का नहीं है। अब क्यों है? क्योंकि देखो, एक तो दैनिक भास्कर ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लगाया। दूसरा, ये क्राउड है, ये आपको खुद एहसास दिला रहा है कि यार कितना जो है वो अगर कहा जाए लोग गए होंगे इस जश्न में। तो हमारे लिए काम का ये हो गया कि भाई फुटबॉल हीरोज के स्वागत में ब्राजील में उमड़ा जन सैलाब। ये दिख रहा है कि बोटाफोगो ने अपनी 120 साल के इतिहास में पहली बार कोपा जो है वो लिबर्टाडोरेस का खिताब जीता। ब्राजील का है, यानी प्रश्न 3 हो गए। ये जो है वो बोटाफोगो जो है वो क्लब किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। यही प्रश्न मैंने ऐसा डिजाइन करके बनाया आपके। मुझे लगता है कि शायद वन लाइन में कभी आ जाए। फिर अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान के कितने चीतों को खुले जंगल में छोड़ा गया? आंसर है 2। पहले भी एक्चुअल तो अगर कहा जाए 2 चीतों को खुले में छोड़ा गया था, लेकिन चीते क्या करें कि अपनी टेरिटरीज को छोड़कर राजस्थान निकल गए। तब सरकार को इनको वापस लाना पड़ा, फिर से इनको बाड़े में करना पड़ा। अब जो है अगर कहा जाए फिर से उनको छोड़ा गया। तो आपको दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान की धरती पर अब चीते अग्नि और वायु भी अपनी रफ्तार दिखाएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल चीता दिवस पर जानकारी दी। कल चीता दिवस का मतलब है कि 4 दिसंबर को हम इंटरनेशनल पैंथर डे या चीता दिवस मनाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट पे बताया कि अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कूनो को मिले 2 चीतों की सौगात। कूनो नेशनल पार्क के चीते अग्नि को स्वतंत्र वन में छोड़ा गया, यानी एक ओपन जो फॉरेस्ट एरिया उसमें छोड़ दिया। पहले ये बाड़े में थे। ये क्वेश्चन आने वाले प्रश्नों की डेफिनेशन में आता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, इस पे नजर बनी है यहाँ पर। तो आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन जो है वो पंच कर ले, या हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि भाई अंतर्राष्ट्रीय जो है वो यहाँ पर मैंने लिया भी है किसी जगह, इसका एक पोस्टर भी दिखाता हूँ। ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 4 दिसंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस। चीता स्टेट मध्य प्रदेश। चीता प्रोजेक्ट के माध्यम से देश में 17 सितंबर 2022 को श्योपुर जिले के कूनू में चीतों को छोड़ा गया था। ये पुराना स्टोरी लिखा है, बट हम इस दिन मनाते हैं। तो ये एक पोस्ट हमको इससे मिली। बाकी क्या क्वेश्चन बनेगा वो देखने वाली बात। अगला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हम पिछले वीक में पढ़ चुके हैं। इस बार थोड़ा सा नए तरीके से। अभी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ये बावई को, बावई की स्पेलिंग में एक डंडा कम कर लीजिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के मोहासा बावई में रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र निर्माण पार्क या रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव लाया गया है। ये औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? नर्मदापुरम। पहले तो देखिए, अभी नर्मदापुरम जिले में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ, क्षेत्रीय औद्योगिक सम्मेलन। उस सम्मेलन में ये बात निकल कर आई है जो दिख रही है कि भाई अब हमको इस पूरे बेल्ट को हब बनाना है। कैसे बनाएं? तो उनको लगा कि यार हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी संभावना है, वहां ये काम कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र का मतलब ये नहीं कि रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पैदा होगी, कि आप सोचोगे सोलर पावर प्लांट लगा दिए ना, विंड प्लांट लगा दिए, वो नहीं। उन रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट है उनमें जो आप इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हो,
जो उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता वो उपकरण यहाँ तैयार होंगे। जैसे अभी उज्जैन जाते हैं तो मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहा है। तो मेडिकल डिवाइस पार्क का मतलब है कि वहां पर मेडिकल सेक्टर में जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं उसके लिए हमने एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया कि भाई यहाँ पर वही चीजों को जो है वो तैयार किया जाएगा, तो मेडिकल डिवाइस पार्क। सेम कहानी यहाँ नर्मदापुरम की। तो ये दिख रहा है आपको स्टोरी कि 8 राज्यों को पछाड़कर मध्य प्रदेश ने हासिल किया केंद्र से रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र निर्माण पार्क। नीचे लिखा हुआ है कि नर्मदापुरम के मुहासा बावे में प्रस्तावित रिन्यूएबल एनर्जी संयंत्र निर्माण के लिए राज्य शासन ने 442 एकड़ भूमि आवंटित करते हुए, बाकी तो जो है वो हमारे कोई काम का नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको ये बात अच्छे से समझ पड़ी कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा है कि अभी यहाँ पर एक क्षेत्रीय जो है वो अगर कहा जाए औद्योगिक सम्मेलन या कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया गया। वो क्वेश्चन भी मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इतने हो चुके हैं उज्जैन से जब ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, उसके बाद इतने हम इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करा चुके हैं कि हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी फरवरी में फिर जो है वो भोपाल में है अगला। तो वो तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन जो है वो पंच होगा यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन जो है अगर कहा जाए मैंने घुमाने के लिए बनाया। Recently, the regional industrial conclave was organized in Nardapur district of Madhya Pradesh. This type of conclave was started in which city of Madhya Pradesh? किस शहर से मध्य प्रदेश के ये शुरू हुए? तो आपको ये पहले कॉन्क्लेव का दिख रहा है 1 से 2 मार्च। महाकाल की नगरी से हुआ निवेश का सफर मध्य प्रदेश विकास के दौर में। ठीक है, बाबा महाकाल देखो, हम जो अगर कहा जाए इंडस्ट्रियल मीट तो करते ही हैं, औद्योगिक रूप से जिनको अपन इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़ाते हैं, वो होते हैं 2 साल के अंदर, जिसमें दुनिया भर से निवेशक आते हैं और आकर जो अगर कहा जाए कि मध्य प्रदेश के अंदर निवेश करते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है अगर कहा जाए सबको पता होगा। ये है रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो आसपास के हमारे निवेशक हैं, हमारे राज्य के जो उद्योगपति हैं और देश के अंदर जो उद्योगपति हैं वो आए और हमारे राज्य के किसी एक स्पेसिफिक क्षेत्र में जो अगर कहा जाए औद्योगिक क्षेत्र में निवेश करें। उसके लिए जो अगर कहा जाए कि इसकी जो है वो शुरुआत की गई थी। और मार्च के बाद फिर ये सिलसिला जो चल रहा है, तो अभी ये नर्मदापुरम में हुआ, अगला इसके जस्ट बाद जो है वो अभी भोपाल में होना है फरवरी में। तो ये तो वन लाइन फैक्ट है, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसको अटैच करके जो है वो आपको लगाया। भारत में गूगल का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ है? हैदराबाद। वन लाइन फैक्ट का है, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा याद रखने की जरूरत है। इतना ही याद रखिए कि कहाँ स्थापित किया जा रहा है, बस ये याद रखना। कुछ चीजें तो वन लाइन फैक्ट वाली जिसमें मैं खुद भी कहता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मसातो कांडा हाल ही में किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी क्वेश्चन वन लाइन का है पर इंपॉर्टेंट है। मसातो कांडा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दैनिक भास्कर का आर्टिकल है कि मसातो कांडा एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष बने। गुजराती हैंडीक्राफ्ट घरचोला को जीआई टैग और जो है वो डीजीपीआईजी का 90, ये सब जो है वो यहाँ पर आपको इसमें भी मिल जाता है, बट ये हमारे लिए काम का है। अगला भी हमारे लिए आने वाले 10 साल, 5 साल, 15 साल लगातार काम का। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को से संबंधित है? रामेश्वरम। अब ध्यान से समझो, देखो रामेश्वरम जो है ना एक द्वीप है, तो वहां जाने के लिए पम्बन से समुद्र पर से जाना पड़ता है। पम्बन करके एक जगह पड़ती है, वहां से 2 जगह जाते हैं लोग, एक है रामेश्वरम और एक रामेश्वरम के आगे एक और पॉइंट पड़ता है धनुषकोटी, जहां से जो है वो राम सेतु शुरू होता है। मतलब कोई पूछे कि मुझे राम सेतु जहां से शुरू हुआ उस जगह का नाम क्या, वो जगह का नाम है धनुषकोटी, यहाँ से राम सेतु स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रिटिश इंडिया के दौरान पम्बन में एक ब्रिज बनाया गया। वो ब्रिज क्या होता था कि शिप्स के जाने के लिए ऐसा खुल जाता था। वो आप कभी देखोगे तो यहाँ पर सिंबल जो है वो ऐसे क्लिक करो, पम्बन रामेश्वरम ब्रिज। ये पम्बन को रामेश्वरम से जोड़ता है तमिलनाडु में। तो ये हम चले गए, ये है वो पम्बन रामेश्वरम ब्रिज। आपको दिख रहा होगा ट्रेन इसके ऊपर से निकलती है, यानी आपको रामेश्वरम जाने के लिए समुद्र पे से जाना पड़ता है। और इस तरह से ही आपको दिख रहा है कि ये ब्रिज खुल जाता है। जब यहाँ से कोई शिप निकलता है तो इसको ऐसे उठा दिया जाता है। अब ये ब्रिज हो गया लगभग 100 साल पुराना, मतलब अंग्रेजों के समय का है। अब हमें इसकी जगह एक नए ब्रिज की जो है जरूरत थी। तो अब ये पम्बन में ही जो अगर कहा जाए नया ब्रिज सरकार ने जो है वो डिजाइन किया। इस ब्रिज की जो खासियत है, जो नया वाला जो अगर कहा जाए, ये रामेश्वरम, इसके आगे न्यू कर दो यहाँ, ये। तो अब ये जो ब्रिज है, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ब्रिज की खासियत होगी ये ऐसे नहीं खुलेगा,
ये वर्टिकल ऐसे, यानी वर्टिकल जो है वो ऊपर की ओर जाएगा और नीचे आएगा, यानी ये हाइड्रोलिक सिस्टम से ऊपर नीचे होगा। और ये अपने तरह का इंडिया का पहला ब्रिज, अपने तरह का लगा ना, इंडिया फर्स्ट वर्टिकल जो है वो रेलवे सी ब्रिज, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन वाला या तो यही पूछेगा कि भारत का पहला वर्टिकल जो है वो सी ब्रिज कहाँ जो है वो न्यू पंबन ब्रिज, या पंबन ब्रिज का संबंध किस धार्मिक स्थल से है ये पूछेगा। यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये रामेश्वरम से संबंधित है, जो मुझे लगता है कि आपको एग्जाम में पंच किया जा सकता है या पूछा जा सकता है, उसके ऊपर है एग्जाम सेंटर के ऊपर कि क्या पूछने वाला है यहाँ पर। तो ये दिख रहा होगा पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज उठ जाएगा। अगले क्वेश्चन को भी आप आईएमपी के अंदर ही रखेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान निम्नलिखित में निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। अब पहला है कि भाई हमने ये प्रश्न लिया क्यों, आखिर क्या करंट अफेयर्स के अंदर ये ऐसा कुछ हो गया कि ये आपको ये प्रश्न जो है वो लेना पड़ा। पहले तो ये बात करना पड़ेगी। तो हमने ये प्रश्न क्यों लिया, उसका उत्तर जो है वो हमको यहाँ पर, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ, हमने प्रश्न क्यों लिया उसका आंसर जो है वो हमको यहीं पर दिखा है। हमने प्रश्न इसलिए लिया है कि आपको यहाँ दिख रहा है कि 31 मार्च 2023 तक देश भर के 6 करोड़, ठीक है, लोगों को हमको डिजिटल साक्षर करना था, 6 करोड़, और हमने कर कितने दिए, 6.39 करोड़। ये नहीं, एक अच्छा इनिशिएटिव। तो एग्जैक्टली प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान का जो जैसे लिखा ना, पीएमजी दिशा बोलते हैं इसको, डिजिटल साक्षरता अभियान को। इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ कम से कम डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी का मतलब है मोबाइल चालू करना आना चाहिए, नंबर डायल करना आना चाहिए, कंप्यूटर चालू करना आना चाहिए, कंप्यूटर बंद करना आना चाहिए, कंप्यूटर के कंपोनेंट आपस में लगाना आना चाहिए, कि जैसे कंप्यूटर घर आया तो उसमें से प्लग कैसे करेंगे, पीछे जो पिंस होते हैं कैसे लगाएंगे कंप्यूटर को, बेसिक जो बुनियादी चीज है उसको ही हम बोलते हैं लिटरेसी। तो ये डिजिटल लिटरेसी से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिजिटल लिटरेसी के लिए इसको शुरू किया। उद्देश्य इसके ये थे कि पहले तो जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल डिवाइस, ये आपको मिले, 5 कंपोनेंट में था ये, ठीक है। ऑपरेटिंग डिजिटल डिवाइस दूसरा, तीसरा जो है अगर कहा जाए इंट्रोडक्शन ऑफ जो है वो इंटरनेट, इंटरनेट मतलब आपको इंटरनेट के बारे में जानकारी हो। कम्युनिकेशन, इंटरनेट का उपयोग आप संचार में करें, जस्ट लाइक आप व्हाट्सएप पे कॉल करना अगर सीख गए इससे, गूगल मीट सीख गए, थोड़ी देर के लिए बता रहा हूँ, तो ये डिजिटल लिटरेसी। और एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, यानी जो इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, जैसे अभी आपने लोकपत ऐप देखी आज, ये कैसे यूज करोगे, कैसे फोटो उसमें क्लिक करके जो पोस्ट करोगे, ये सब जो है अगर कहा जाए कैसे हो, इसके लिए जो है वो हमने शुरू किया था ये डिजिटल साक्षरता अभियान। तो डिजिटल साक्षरता अभियान के जो अगर कहा जाए कि जो मॉड्यूल है उसका, उसके 5 हिस्से थे। तो ये पांचों हिस्से मैंने यहाँ पढ़ा दिए, और यही प्रश्न मैंने आपको पता बनाया कि डिजिटल उपकरणों का परिचय आपको आना चाहिए, उनका संचालन आना चाहिए, इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार करना आना चाहिए, पर रोजगार, क्योंकि लिटरेसी की बात है, एजुकेशन की बात नहीं है ना, लिटरेसी की बात है, तो शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जो है वो आ जाए, देखने वाली बात है। और ऐसे भी हम डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 4 दिसंबर 2024 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है। ये बता रहा है कि भारत दुनिया का आईटी कौशल राजधानी है, आईटी जो स्किल कैपिटल है हम हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो 42 पैरामीटर्स के आधार पर कोई रैंकिंग जारी करी, उस रैंकिंग में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन के बाद हम चौथे नंबर पर हैं। ये भी हमारे लिए काम का है। ऐसे कई बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाले जो है वो पूछ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन, जो सरप्राइजिंग क्वेश्चन आते हैं ना, वो ये क्वेश्चन आते हैं। फिर यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया, पश्चिम बंगाल। ये 1 लाइन का, आप पढ़ो ना पढ़ो, छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, शामिल करना जो है वो हमारे लिए जरूरी है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका संबंध महाकुंभ के अनुष्ठान और परंपरा से, शाही स्नान, कल्पवास, प्रार्थना और अर्पण। अब ध्यान से समझिए, अभी हो रहा है, अब जब जनवरी आ जाएगा, आपका पेपर भी लगभग फरवरी में, ये वो समय रहेगा जब कुंभ मेले का आयोजन हो रहा होगा। कुंभ मेले के आयोजन के दौरान क्या क्या चीजें होती हैं, उसके ऊपर आपको आर्टिकल आना चाहिए, कुंभ के बारे में बुनियादी सब चीजें। तो कुंभ मेला पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक प्रेस रिलीज जारी करी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुंभ के अंदर क्या क्या जो है वो सेलिब्रेशन होते हैं। उसमें कल्पवास, जो आप कई लोगों को कल्पवास के बारे में पता है या नहीं पता, जैसे कल मैं यही टॉपिक आपको एमसीक्यू में पढ़ाता हूँ, और जो मेरी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनको मैं
डिस्क्रिप्टिव पढ़ाता हूँ, मतलब डिस्क्रिप्टिव का मतलब, क्योंकि यूट्यूब पे डिस्क्रिप्टिव मजा नहीं आता बच्चों को पढ़ने, उनको एमसीक्यू अच्छे लगते। तो एक बच्ची ने कहा कि सर हमारे सतना रीवा के आसपास के लोग कल्पवास जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं यहाँ पर। मैंने कहा अच्छी बात है, वहाँ लोग जानते होंगे, इलाहाबाद के पास है। तो ये जो चीजें हैं, इसको मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप खुद अपने स्तर पर ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा ना, 1 मिनट रुकिए। सिंपल टाइप करिएगा महाकुंभ मेला 2025 पीआईबी, तो सेम लिंक आपको ओपन होगा। इस लिंक को अगर आप पढ़ोगे तो जो अगर कहा जाए कि आपको एक पूरा महाकुंभ को समझने का मौका मिले पूरा। जैसे लिखा ना प्रमुख अनुष्ठान और परंपरा, तो नीचे लिखा शाही स्नान, तो शाही स्नान के बारे में आपको पता चलेगा। आरती, कल्पवास लिखा है, कल्पवास महाकुंभ उत्सव का एक गहरा लेकिन कम ज्ञात पहलू है जो साधकों को आध्यात्मिक अनुशासन, तपस्या, उच्च चेतना समर्पित अनुष्ठान प्रदान करता है। अब आजकल आपको जो है वो सिलेबस में आर्ट एंड कल्चर हो गया। सपोज मान के चलो आपसे ये यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया पेपर वाले ने कि भाई कल्पवास का संबंध है महाकुंभ मेले से, ऐसा तो क्या करोगे आप? तो ये देखिए यहाँ क्या है कल्पवास, जाने उसका महत्व। पूरे आर्टिकल्स आपको कल्पवास के लिए, इनमें से कोई भी अगर आप आर्टिकल देखेंगे ना, उसमें ऑटोमेटिकली वो कुंभ से भी उसको जो है वो लिंक करेगा। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, आपका खुद का होमवर्क है कि आप ये आर्टिकल एक बार खुद अपने स्तर पर पढ़ें। कहाँ? जैसे प्रयागराज पंचकोशी परिक्रमा, कुंभ मेले 2025 के आकर्षण के केंद्र। इससे क्या होता है कि हमारा सोचने का नजरिया थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। बाकी तो चीजें जो है चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं यहाँ पर। अगला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये क्वेश्चन आपको करना क्या है वो समझ लीजिए। अभी इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, जब आपका एग्जाम का 15 दिन पड़े तो इस जो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, इसको आप एक बार पढ़कर एग्जाम हॉल में जाइए। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च ट्रेड वॉच क्वार्टरली? फिक्की, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एसोचैम। तो आंसर है इसका नीति आयोग। तो नीति आयोग ने ये ट्रेड वॉच क्वार्टरली नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करी है। इस रिपोर्ट से हमको ये समझ पड़ता है कि भाई आज हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं भारत। तो ये आप नीति आयोग की वेबसाइट पर चले गए, ये आपको आ गया। ये जस्ट अभी का प्रेस रिलीज है, अभी मैं खोल के दिखा रहा हूँ ये। तो स्क्रीन पे देखिए। अब आप कहोगे मैं आज ही पूरा पढ़ लूँ, भूल जाओगे एग्जाम के समय। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जब एग्जाम के समय, ये फाइल तो रहेगी जब अगर कहा जाए इंटरनेट पे। तो ये दिख रहा है अप्रैल से जून की रिपोर्ट है, अभी दिसंबर में पब्लिश हुई। इस रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इस रिपोर्ट से हमको वो जानकारी मिलती है कि अभी हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कहाँ स्टैंड है, कहाँ पर जो है वो अगर कहा जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर। जैसे मैं कुछ एक आध इसका पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया कि रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो अब आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इंडिया टोटल ट्रेड जो अगर कहा जाए 2024 में, ये फर्स्ट क्वार्टर की जो बात हो रही है, रीच जो है वो 576 बिलियन, जो अगर कहा जाए डैश 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 ये सब जो है लिखा हुआ है। नीचे अगर हम यहाँ पर देखें, थोड़ा सा और नीचे चले आए, कुछ फिगर्स को देखें कि अब आप अपने स्तर पर ये जैसे यहाँ पर तो इन फिगर्स में आपको ऑलमोस्ट जो है वो समझ पड़ रहा है कि हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं, किन देश के साथ। जैसे अब ये दिख रहा है कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो अब ये बकायदा आपको जो बता रहा है कि कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट हमको दिख रहा है कि मिनरल फ्यूल, ठीक है, यानी जो खनिज तेल है उसका जो है अगर कहा जाए, खनिज तेल और उससे जुड़ी हुई चीजें जो है वो उसके एक्सपोर्ट में, जिसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें हमारी बड़ी जो है वो अगर कहा जाए कि रोल है। धीरे धीरे हमको ये ऑर्डर मिल रहा है। इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, वो इंपोर्ट का भी नीचे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। ऐसा जो है वो एक अभी करोगे तो भूल जाओगे। कम से कम अभी आपको समझ पड़ गया कि मिनरल जो फ्यूल है, खनिज जो तेल है, आयात और निर्यात दोनों में हम उसमें नंबर वन है। आयात हम कच्चे तेल के रूप में करते हैं और निर्यात उससे हम पेट्रोकेमिकल बना के करते हैं ना। जो सिंथेटिक कपड़ा आप पहनते हो वो पेट्रोकेमिकल है, जो जूता जूता आपने पहन रखा होगा पीवीसी वाला सोल वाला वो सिंथेटिक है, जो पॉलीमर आपके यहाँ होगा वो सब पेट्रोकेमिकल के अंतर्गत आते हैं। तो इससे हमारे सामने क्या होता है, एक प्लस पॉइंट है कि भाई किस कंट्री के साथ हमारा ट्रेड कितना चल रहा है, कौन से जैसे अभी आपको दिख रहा है इंडिया गुड्स एक्सपोर्ट मेजर डेस्टिनेशन। अब हमको रफली पता चल गया कि हमारे सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाए एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा पार्टनर है यूएसए, फिर यूएई, फिर जो नीदरलैंड, ऐसे जो आपको कुछ फिगर्स जो है वो आपको मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जाम के पहले एक आध हफ्ते पहले हम लोग देख लें तो हमारे दिमाग में एग्जाम में याद रहता है। बाकी तो अगर आप अभी से याद रखोगे तो मुझे लगता है कि आप भूल जाओगे यहाँ पर।
इसलिए ये मैंने लगा दिया ना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने 4 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में नीति आयोग के माननीय सदस्यों डैश डैश डैश, ठीक है, यहाँ पर, और इसमें एक जो है वो ये रिपोर्ट पब्लिश करी। ये रिपोर्ट का जो है वो लिखा हुआ। फिर अगले के ऊपर आते हैं, भारत की पहली एआई मॉम इन्फ्लुएंसर, अब यही दिन हमारे रह गए थे, काव्या मेहरा हैं। कनुप्रिया अग्रवाल फर्स्ट आईवीएफ बेबी थी भारत की। रश्मि और सालू भारत के द्वारा विकसित किए गए दो रोबोट हैं। रश्मि रोबोट का नाम है, शालू रोबोट का नाम है, कनुप्रिया अग्रवाल जो है वो आईवीएफ चाइल्ड का नाम है। काव्या मेहरा एआई मॉम इन्फ्लुएंसर का नाम है, ये आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पोस्ट में। द काव्या मेहरा द वर्चुअल पर्सन क्रिएटेड बाय द टैलेंटेड मैनेजमेंट फर्म कलेक्टिव द आर्टिस्टिक नेटवर्क इन द इंडिया फर्स्ट एआई मॉम इन्फ्लुएंसर क्राफ्टेड फ्रॉम द रियल मॉम्स, ठीक है। और एक्सपीरियंस ऑफ काव्या शेयर कॉन्टेक्ट जो है वो अगर कहा जाए, बाकी चीजें, यही दिन हमारे लिए देखने को रह गए थे कि हम एआई से जो है वो मम्मी की फीलिंग भी एआई से ही ले आए यहाँ पर। तो वो तो बेसिक सा क्वेश्चन है मुझे लगता है कि, लेकिन नाम सबको जो है वो याद रखना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। फिर अगला है भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक्स यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन आने की संभावना एक आध, मुझे लगता है कि शायद एक आध क्वेश्चन कोई पूछे, क्योंकि देखो यहाँ जो वर्ड है ये पीआईवी का प्रेस रिलीज है ना। तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है वो देश की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स हमेशा विवादों में रहती है। जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दुनिया को पहली एंटीबायोटिक्स दी जिसका नाम था पेनिसिलिन, तब तो लगता था कि हमने कमाल कर दिया है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एग्जैक्टली क्या होता है ना, फंगस और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। एंटी बायो, बायो मतलब होता है जीवन, एंटी का मतलब होता है रोकना, जीवन को रोकना किसके, बैक्टीरिया के। तो बैक्टीरिया मल्टीपल ग्रोथ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे हमारे जो डब्ल्यूबीसी हैं बचे हुए बैक्टीरिया को खत्म करके शरीर को इन्फेक्शन से फ्री कर लेते हैं। अब आज के समय में क्या हो गया, एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा उपयोग होने लगा है ना, जैसे जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, बहुत सारे इतने एंटीबायोटिक्स हैं मार्केट में, सिन जिनके पीछे लगाओ वो तो सब जो अगर कहा जाए माइसिन वाले सब एंटीबायोटिक्स हैं। तो अभी तक हम दूसरे देशों पर निर्भर थे, अब हमने अपनी खुद की जो अगर कहा जाए स्वदेशी एंटीबायोटिक्स डेवलप कर ली। तो शायद मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि नेफिथ्रोमाइसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स किस देश के द्वारा विकसित की गई, या कोई एंटीबायोटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपसे पंच कर सकता है। ये है आखिरी क्वेश्चन जो पहले नंबर पे लिया था, वो मैंने अभी आखिरी पे डाला है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे ला रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे 2 मिनट आखिरी में डिस्कशन करना था, इसलिए हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट को वर्ल्ड जो है वो ऑफ द ईयर के रूप में जो है वो सम्मानित किया। तो ब्रेन रॉट, रॉट का मतलब होता है, रॉटिंग मतलब होता है सड़ना, ठीक है, जैसे रॉट एप्पल टाइप करोगे तो सड़ा हुआ सेब एप्पल आ जाएगा। तो टेक्निकली क्या है, इस समय जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें हैं, ठीक है, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जो रील कल्चर है, या जो उसमें जो है वो बहुत खतरनाक टाल वाला ज्ञान भी आपको मिल रहा होगा, जो हम में से कहीं यूज भी करते होंगे, इससे हमारी खुद की बौद्धिक क्षमता क्या हो गई, खत्म हो गई। मैंने हमेशा आपको पढ़ाते समय कहा कि आपको ये सर्च करना है, एग्जाम के पहले आपको देखना है, आपको खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। आप सोचो एक टीचर के कहा, अरे आपको हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा, आपको फलाना पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, बेबुनियादी, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। आपको खुद को क्यूरोसिटी होना चाहिए कुछ चीजें पढ़ने, आपको खुद को जो अगर कहा जाए उसके ऊपर प्रयास करना जो है वो आना चाहिए। तो जब तक आपकी बौद्धिक क्षमताएं जो अगर कहा जाए विकसित नहीं होंगी, तब तक कुछ बड़ा नहीं कर पाए। तो अभी सोशल मीडिया और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर जो ज्ञान है, उसके कारण हमारे दिमाग की बौद्धिक क्षमता धीरे धीरे खत्म हो रही है। वो दिमाग शिथिल हो रहा, अपना काम वैसा नहीं कर रहा, इसी के लिए ब्रेन रॉट शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेन रॉट 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड का शब्द वर्ष सोशल मीडिया के तुच्छ उपयोग को दर्शाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जयपुर में कि इसमें बकायदा है कि ब्रेन रॉट एक व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति को कथित रूप से बिगड़ना, जिसे विशेष रूप से ऑनलाइन सामग्री का अत्यधिक सेवन करने के परिणाम स्वरूप माना जाता है, तुच्छ या चुनौतीहीन माना जाता है। ये सब जो है वो बातें इसमें लिखी हुई है। तो बाकी तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई क्वेश्चन जो है वो इसमें आएगा, बट हमको ये पता होना चाहिए यहाँ पर। दूसरा, मैंने हमेशा कहा कि आप न्यूज़पेपर को, अच्छा आर्टिकल्स को पढ़ने की आदत डालो। जैसे जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा आखिरी का एक आर्टिकल दिखा के जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक पोस्ट दिख रही है, यूनियन मिनिस्टर श्री, ये प्रधानमंत्री जी ने एक पोस्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने पोस्ट किया
कि भाई यूनियन मिनिस्टर की एक पोस्ट उन्होंने ट्वीट करी कि भाई लोग इसको पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में उनका जो है वो क्या जो है वो अगर कहा जाए नजरिया, ये पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है मैंने यहाँ लगा रखी, इस पोस्ट को अगर आप पढ़ेंगे, मैं इसको आपको पोस्ट को ही दिखा देता हूँ, तो आप सोचो कि टीचर पढ़ ले आपके लिए या आपको कोई पढ़ा पढ़ाया दे दे, तो मजा नहीं आएगा। आप जब पढ़ोगे तो आपका नजरिया विकसित हो। तो गजेंद्र सिंह शेखावत की पोस्ट है, जो कि आपको मालूम है केंद्रीय मंत्री हैं। इसकी ओरिजिनल पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, एक मिनट है। अब ये वो ओरिजिनल पोस्ट, अगर आप इस पोस्ट को, मैं तो कहता हूँ, आप कहोगे सर हमको इंग्लिश में दिक्कत है, अरे हिंदी में भी ऐसी पोस्ट है। इस पोस्ट को जो है अगर कहा जाए आप पढ़ोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारी चीजें हैं। जैसे लिखा हुआ है कि अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जैसे यहाँ पर ये जितना भी लिखा हुआ है कि किसने जो है वो नंदलाल बोस का कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कंट्रीब्यूशन था, व्यवहार राम मनोहर सिन्हा का क्या कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा है द प्रियम्बल पेज बेयर द सिन्हा सिग्नेचर द शॉर्ट नेम ऑफ द देवनागरी स्क्रिप्ट। अब व्यवहार राम मनोहर सिन्हा हमारे जबलपुर के ही थे, और जो हमारी प्रियम्बल उसमें कोने में राम लिखा वो उनका सिग्नेचर है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको आसपास से पता चलती है। जैसे लिखा ना पार्ट 6 विच डील विद द स्टेट इन पार्ट ए ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, यानी हम जानते हैं कि संविधान का पहला जो अनुसूची है वो राज्यों के संबंध में है। संविधान का जो 6वां भाग है, 6th पार्ट है, वो इस स्टेट के बारे में बात कर रहा है। आप सोचो कि ये चीजें हम गाइड में से रटे, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ ली, अच्छा है, लेकिन आपको व्यवहारिक ज्ञान कैसे मिलेगा, सोसाइटी जिस नजरिए से सोचना चाहिए वो कैसे मिलेगा। तब आपको ये आर्टिकल्स पढ़ने की आदत डालना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ये राय ज्यादा का लिखा हुआ है, तो अभी जो प्रियम्बल है उसकी कैलीग्राफी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो कभी आप खुद पढ़ोगे तो ऐसी आर्टिकल मिलेगा, गजेंद्र सिंह शेखावत यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, ठीक है। अब ये जो पोस्ट है इसको प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि लोग पढ़ें। भाई प्रधानमंत्री जी ने लिंक शेयर करी तो क्यों करी है, वो समझते हैं कि भाई इसमें उनको लगा होगा कि यार बहुत अच्छा लिखा है। और पेपर सेटर भी ये चीज समझता है कि यार ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम वाला पूछ सकता है, तो मुझे जो है वो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो आपको पंच करके पूछ सकता है। अगले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ जो जनसंपर्क पे हैं, आने की संभावना कम है। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाया, आप खुद भी जनसंपर्क की वेबसाइट को फॉलो करने की आदत डालिए। लिखा हुआ है, अब आप में से कई सोचते होंगे कि अरे हम कर लेंगे तो फिर सामने वाले क्यों फॉलो करें, हम ही नहीं कर लेंगे तो उसका आंसर आपको खुद ढूंढना पड़ेगा अपने आप से। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश पावर, लिखा है सबसे अधिक उत्पादन क्षमता वाला विद्युत गृह। अब अगर हम इस आर्टिकल को ध्यान से पढ़ें तो हमें समझ पड़ता है, एक जो है वो मध्य प्रदेश में दो तरह के पावर जो अगर कहा जाए जनरेटिंग कंपनी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे एनटीपीसी। अब एनटीपीसी का सबसे बड़ा प्लांट भी हमारे पास है विंध्याचल में, ठीक है। और दूसरा ये है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी मध्य प्रदेश शासन की, इसका सबसे बड़ा प्लांट जो है अगर कहा जाए सिंगाजी। अब आप में से कोई पुराना 5 साल के पेपर उठाइए पीएससी के, सिंगाजी कहाँ है थर्मल पावर प्लांट, ये क्वेश्चन आ चुका है। दोंगलिया वाला क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है। कितने मेगावाट क्षमता है, ये क्वेश्चन पीएससी पूछ चुकी है। कितने मेगावाट की कितनी यूनिट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ये चारों पांचों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने तो यहाँ पर ये लगा है कि भाई इसको एक अवार्ड मिला है, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, जो सेफ्टी के लिए काम कर रहा है। बट मुझे नहीं लगता कि कलिंगा सेफ्टी अवार्ड जो है वो पर क्वेश्चन बने। बट संत सिंगा जी वो आपसे पूछेगा कि जो है वो दोंगलिया खंडवा में या दोंगलिया नामक स्थान पर कौन सा ताप विद्युत गृह है, अमरकंटक ताप विद्युत गृह, ठीक है, या सारणी ताप विद्युत गृह। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में आते हैं। तो मेरा ये मानना है यहाँ पर, जैसे केले के रेशों से बना, तो अब केले जो है उससे जो अगर कहा जाए हम कपड़े बना रहे हैं, यानी उससे भी फाइबर तैयार हो रहा है केले के रेशों से। ये पूरा आर्टिकल काम करे, लेकिन ये कम से कम ये कि हाँ यार कोई प्लांट फाइबर की लिस्ट पूछेगा तो मैं एबेका के बारे में जो है वो बता दूंगा। केले का जो अगर कहा जाए, आपने पता नहीं कभी एबेका जो है वो एबेका फाइबर, लिस्ट ऑफ प्लांट फाइबर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे यहाँ पर है ना, अब ध्यान से देखिएगा, प्रश्न क्या था, केले के रेशों से बुना सपनों का ताना बाना, पूरा जो है वो अगर कहा जाए हम पूछें हमारे काम का।
पर चूंकि हमें मालूम है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में बुरहानपुर केले के लिए फेमस है, केले को हम चिप्स के आगे तो सोच ही नहीं पा रहे कि केले के चिप्स के अलावा भी कुछ बनते हैं। अभी हमको पता चला कि नहीं यार, केले से कपड़े भी तैयार हो रहे हैं, उससे जो अगर कहा जाए रेशे भी निकाले जा रहे हैं। अब इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर नहीं है, जैसे ये लिखा है एबेका, अब पता चले यही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, अब हमको लगा यार केले से तो फाइबर नहीं निकलता। यहाँ हमको दिख रहा है कि जो है वो केला भी है जिसको एबेका कहा जाता है। इसको आप केले ही एबेका ही याद रखिएगा ना, इसको बनाना फाइबर बोलते नहीं, इसको एबेका ही फार्मर कहा जाता है। ये आप इसके आगे एबेका जब वो इमेज में देखोगे तो ये मिल जाएगा, ये ऐसा इस तरह की इससे फाइबर जो है वो प्राप्त किया जाता है टेक्सटाइल में। तो हमें दिख रहा है एबेका है। क्वायर हमको सबको मालूम है, नारियल की जो जूट होती है उसको क्वायर बोलते हैं। कॉटन इस क्लास में सबको मालूम है। अलसी को फ्लैक्स कहते हैं। आपने गांजा वांजा का नाम सुना होगा, हेम्प, जूट का नाम आप लोगों ने सब में जो है वो सुना ही होगा। इस तरह से हमारे सामने आता है कि यार प्लांट, अभी एक क्वेश्चन ही आ जाए इनमें से कौन सा प्लांट फाइबर है या प्लांट फाइबर नहीं, तब क्या होगा? तो थोड़ा सा अपना नजरिया अपने को बदलना पड़ेगा पढ़ाई, तब जाके कहीं कुछ अच्छा जो है वो होगा, नहीं तो गाड़ी जैसी चल रही वैसी चलती रहेगी यहाँ पे। चलिए, तो बाकी आप सबको बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी तरह से बने रहिए। और नीचे कमेंट्स जरूर करिए कि आपको क्या अच्छा लगा। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं जो है तो बताइए, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, उस पर भी वीडियो जो है वो बनाएंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।